सफ़र बड़ा एडवेंचरस था और बड़ा इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस। सन 62 से लेके सन 71 तक तकरीबन हर 3-4 साल बाद युद्ध हुआ करते थे। तो जो बेसिक जो एजुकेशन थी वो गांव में हुई। मुझे याद है जब मेरे फादर बॉर्डर पे पोस्टेड थे तो वो आते थे छुट्टी में तो उनकी यूनिफॉर्म में छोटा हुआ करता था तो वो पहना करता था, हालांकि मुझे आती नहीं थी। तो मेरे पास तीन चॉइसेस थी, डिफेंस, डिफेंस और डिफेंस। वहां तो केवल दो ही चीजें काम करती हैं, या तो वीरता, विजय या वीरगति। और सबसे ज्यादा अहम चीज जो डिफेंस फोर्सेस में सिखाई जाती है वो टीम वर्क। कैसे आप एक टीम के यूजफुल मेंबर बन सकते हैं। Welcome to the new episode of Safalta Talks. मैं हूं आपकी होस्ट युक्ता शर्मा. Well, today we have Brigadier Vinod Datta with us. So welcome to Safalta Talks. थैंक यू युक्ता, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एक यही होगा. आपके इंट्रो पे भी मैंने शुरू से पढ़ा था कि आप एक विलेज से हैं और गांव से एक लीडरशिप क्वालिटी और उसके बाद एक डिफेंस की जर्नी. कैसा रहा सर ओवरऑल आपका ये सफर? देखिए, सफर बड़ा एडवेंचरस था और बड़ा इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस। क्योंकि पहले करीब 4-5 साल मैं गांव में ही पढ़ा, बिकॉज मेरे फादर आर्मी में सेना में कार्यरत थे और वो बॉर्डर एरियाज पे थे। और सन 62 से लेके सन 71 तक तकरीबन हर 3-4 साल बाद युद्ध हुआ करते थे। तो अधिकांश जो सैन्य अफसर थे वो बॉर्डर पे ही तैनात हुआ करते थे। तो जब भी वो बॉर्डर पे जाते थे तो उन दिनों जॉइंट फैमिली सिस्टम थे, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं थी, तो हम लोग गांव आ जाया करते थे और गांव में पढ़ा करते थे। तो जो बेसिक जो एजुकेशन थी वो गांव में हुई। और जैसा आपको पता है कि यूपी की जो एजुकेशन पैटर्न था वो पूरे भारत से थोड़ा सा अलग था, मुख्तलिफ था। क्योंकि आपको एक छोटा सा नमूना देना चाहूँगा और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यूपी में अंग्रेजी जो है वो 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी, 5वीं तक अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती थी। क्योंकि ये जो कॉन्वेंट कल्चर है ये तो पिछले कुछ एक सालों में आया है। तो जब आप एक किसी ऐसे कॉमन मैट्रिक्स पे आते थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्पीट विद अदर बॉयज। तो जब हम वापस जब हमारे फादर पीस एरियाज में पोस्टिंग के लिए आते थे तो हम कॉन्वेंट्स में या बाकी स्कूल्स में जब जाते थे तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता था कि हम कैसे कोप अप करें उन बच्चों के साथ जो बच्चे शुरू से ही इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट्स में या इस तरह के जो स्कूल है उनमें तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी चैलेंज भरी जिंदगी थी। और उसके बाद थोड़ी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आई, क्योंकि सन 71 के बाद कोई इतना बड़ा भारी युद्ध चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो उससे नहीं हुआ। तो सेना को भी थोड़ा सा पीस टाइम में रहने का मौका मिला। बिल्कुल सर, बहुत ही इंस्पायरिंग सी स्टोरी है सर. बेसिकली अगर मैं पूछूं, अगर डिफेंस ने आपको किस तरीके का इंसान बनाया, क्या आपको लगता है कि एक क्वालिटीज जो आपने देखी अपने अंदर, किस तरीके के चेंजेस आपने देखे? देखिए, डिफेंस एक जॉब नहीं है युक्ता, डिफेंस एक इन्वॉल्वमेंट है। यस सर. ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है कि उसके बाद अगर कोई पूछे किसी अधिकारी से तो उसका जवाब यही होता है कि हम आपके हैं कौन। हमारे यहाँ इट इज ए 24/7 इन्वॉल्वमेंट। हमारे यहाँ जो टीम वर्क है, जो एस्पिरिट डी कोर है, जो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, जो आपका लोगों से जो जुड़ाव है, जो कोहेसिवनेस है, वो सिखाई जाती है। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो डिफेंस फोर्सेस में सिखाई जाती है वो टीम वर्क। कैसे आप एक टीम के यूजफुल मेंबर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने जवानों के साथ कैसे आप उनके साथ रहते हैं, कैसे आप उनके जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उनमें इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे आप उनके साथ शाम को गेम्स खेलते हैं, तो कैसे आप एक तरह की बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाई दे से दोज हु प्ले टुगेदर दे स्टे टुगेदर। क्योंकि वॉरफेयर एक ऐसी कला है
जो जहाँ इंडिविजुअल ब्रिलियंस का कोई इनाम नहीं है, वहाँ टीम वर्क का इनाम है। क्योंकि वॉरफेयर में आप ये नहीं कर सकते कि सर हमारा भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और हम सेकंड आए, तो इसके लिए कोई इनाम नहीं है, इसके लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं है। क्योंकि वहां तो केवल दो ही चीजें काम करती हैं, या तो वीरता, विजय, या वीरगति। वहां तीसरी चीज का कोई स्थान नहीं है और ना ही कोई गुंजाइश। बिल्कुल सर। सर, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो भी पूरा आर्मी से डिफेंस का रहा है। आपके ग्रैंडफादर भी डिफेंस में थे, आपके फादर भी डिफेंस में थे, और आप भी रहे हैं। तो शुरू से ही आपका सपना डिफेंस में ही जाने का था क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है, या फिर आपने कुछ दूसरा चॉइस भी देखा था एज एन करियर, अगर मैं पूछूं? देखिए युक्ता, मेरे पास 3 चॉइसेस थी, डिफेंस, डिफेंस और डिफेंस। क्योंकि मैंने किसी और प्रोफेशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे फादर बॉर्डर पे पोस्टेड थे तो वो आते थे छुट्टी में तो उनकी यूनिफॉर्म में छोटा हुआ करता था तो वो पहना करता था, हालांकि मुझे आती नहीं थी वो। तो वो काफी ही वाज अ वेरी टावरिंग पर्सनालिटी। तो मैं कई बार कमीज को पहन के उसके ऊपर बेल्ट लगा के घूमा करता था। तो मुझे बड़ा शुरू से ही बचपन से बड़ा जुनून था कि मैं सेना में जाऊं, और मैंने इसी कैरियर को चुना। और किसी भी दूसरे कैरियर, हालांकि मैं अपने स्कूल और कॉलेजेस में काफ़ी आउटस्टैंडिंग एकेडमिकली रहा हूँ, और मेरा सिलेक्शन बाकी जगह भी हो गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IMT, इंडियन मैनेजमेंट जो टेक्नोलॉजी है आजकल काफ़ी फेमस बिजनेस स्कूल है, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैंने तरजीहत केवल डिफेंस को दी, और वही मेरा सपना था, वही मेरा गोल था, और मैंने उसको बखूबी हासिल किया। और मैं करीब 20 साल 6 महीने का था जब मैं सेना में अधिकारी बन गया था। बिल्कुल सर। सर, आपके फादर जनरल रहे हैं, एक वॉर हीरो रहे हैं, तो कुछ ऐसी मेमोरीज आप शेयर करना चाहें जो उन्होंने आपसे शेयर की हो पूरी उनकी होल जर्नी में, कुछ ऐसी मेमोरीज? देखिए मेरे हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, और हमारी ही एक ऐसी सिंगुलर फैमिली है जहां हमने करीब 16 से 17 डिफेंस ऑफिसर्स दिए हैं, जहां सारे मेल मेंबर्स आर्मी में हैं, और लड़कियां भी आर्मी ऑफिसर से शादी हुई है या वो खुद मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो हमारी ये जो जर्नी है वो काफ़ी चैलेंज से भरी हुई थी, और हमने अपना जो सारा फोकस है फैमिली का, वो फैमिली ट्रेडिशन पे रखा। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनको भी वर्ल्ड वॉर में एप्रिसिएशन मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको भी तब की जो सरकार थी उसने काफ़ी सराहा है। बिल्कुल सर। सर, अगर आज की बात की जाए ना, पहले का टाइम कुछ अलग था, आज के टाइम की नीड कुछ अलग है, लेकिन अगर सक्सेस की बात की जाए तो सक्सेस में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो आज के यूथ के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो सक्सेसफुल होने के लिए शॉर्टकट न ढूंढे, एक अच्छी राह पे चले? ऐसे आपके क्या सक्सेसफुल मंत्राज होंगे अगर आप आज के यूथ को बताना चाहें? देखिए आज का जो यूथ है, मैं एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे कहीं ज़्यादा रिसोर्सफुल है, और हमसे कहीं ज़्यादा उसके पास संसाधन है। क्योंकि जब हम छोटे थे या हम उनकी उम्र के थे तो हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज आप देखिए इंटरनेट एक वरदान है। आपको कहीं किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप उसको शायद हैंडल भी ना कर पाएँ। हमारे टाइम में किसी लाइब्रेरी का सदस्य बनना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। तो मेरी जो एडवाइस है यूथ के लिए वो यही है कि आपको एक तो पहली बात आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। डिसिप्लिन के साथ प्रोक्रास्टिनेशन की एक नई समस्या देखी जा रही है आजकल के यूथ में। वो हर चीज को टालने की कोशिश करता है या रेलीगेट करने की कोशिश करता है कि अरे नहीं कल कर लेंगे,
आज क्या है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, एग्जाम्स बहुत दूर हैं। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है या मेरी उनको यही सीख है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है और प्रोकास्टिनेशन को दूर रखना है। तीसरी चीज है हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई दूसरा सानी नहीं है या कोई रिप्लेसमेंट नहीं। आपको हार्डवर्क और डेडिकेशन रखना होगा। अगली चीज है गोल सेटिंग। देखिए, गोल सेटिंग जो आपकी है, भारत में सबसे अच्छी चीज जो मैंने देखी है कि यहाँ का जो यंग तबका है या जो यंगस्टर्स हैं, वो बड़े ओबीडियंट हैं, क्योंकि वो उनको अगर कोई गोल बता दिया जाए तो वो गोल अचीव कर लेते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि आप अपने लिए गोल सेट करो, तो वो शायद इसमें कई बार विफल हो जाते हैं। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप अपने लिए अपना जो टैलेंट है उसको मैप करिए कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, और अपना जो टैलेंट है उसको हार्नेस करिए और फिर उस टैलेंट को डिप्लॉय करिए। क्योंकि मैं खुद सीईओ हूँ द कैरियर नेविगेटर्स का, जो कैरियर काउंसलिंग, कैरियर कोचिंग और मैंने कई ऐसे कैंडिडेट्स को पढ़ाया है जो आज सेना में अधिकारी हैं। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और आपको जो गोल सेटिंग है वो करनी पड़ेगी। जैसे मैंने सोच रखा था कि मुझे डिफेंस अफसर ही बनना है, और डिफेंस में होते हुए भी युक्ता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई लोगों का ये धारणा रहती है और कई लोगों का ये मानना भी है कि डिफेंस में आप जाइए तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लड़ाई लड़नी है और आराम करना है। मैंने डिफेंस में रहते हुए 14 डिग्रियां अपने खाते में अर्जित की, और उन डिग्रियों में 2 मास्टर्स डिग्री, 2 MBA, लॉ, एमफिल इन मैनेजमेंट और PhD की उपाधि मेरे खाते में आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है उसको हमेशा जागृत रखना चाहिए। बिल्कुल सर, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए। और सर, आपने तो डिफेंस में रहते रहते इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हैं, साथ ही मैंने पढ़ा था आपके इंट्रो में भी कि आप एंटरप्रेन्योर भी है, कोच भी है, अभी एकेडमिक्स में भी है। तो सर, ये जो ट्रांजिशन आया है बहुत सारी चीज़ों को, आपने कैसे मैनेज किया ओवरऑल? देखिए युक्ता, डिफेंस में जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ एक आपको कंप्लीट पर्सनालिटी के तौर पे आपको ट्रेन किया जाता है, और एक जर्मन वर्ड है जिसे कहते हैं जेस्टाल्ट। तो जेस्टाल्ट का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। तो एक डिफेंस ऑफिसर में आप ये देखिए तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज होंगी, क्योंकि जो हम सिलेक्शन करते हैं डिफेंस में, देखिए मैं डिफेंस का सिलेक्शन क्यों मुख्तलिफ है या क्यों अलग है। आप IAS के लिए भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू करीब 40 मिनट या 50 मिनट का होता है, और आप अच्छा करते हैं तो आप उत्तीर्ण हो जाते हैं और IAS बनते हैं। डिफेंस में आप ये देखिए, आपको 5 या 6 दिन डिफेंस अपनी प्रेमिसेस में रखता है और आपको करीब 13-14 टेस्ट पे आपको टेस्ट करता है। अब जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 30-40 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ तो आई कैन इम्प्रेस यू बाई वेरी गुड वर्ड्स। मैं आपको गुमराह भी कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं आपके घर आके 5 दिन रहूं या 6 दिन रहूंगा, तब युक्ता कहेगी कि ओ, इंटरव्यू में तो ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं था, लेकिन जैसे ही ये बंदा मेरे घर पे आके रुका तो इससे निकम्मा आदमी कोई नहीं है, क्योंकि ही डजंट नो हाउ टू ईट, ही डजंट नो what are the table manners, he doesn't know what are the social grace, he doesn't have any etiquettes, he doesn't have toilet manners. तो आर्मी में आपको एक मुकम्मल पर्सनालिटी, मुकम्मल शख्सियत के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वहाँ कोई इंटेलिजेंस, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ एक लीडर को चुना जाता है हु कैन लीड पीपल वॉर, क्योंकि वॉर में लीड करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए अगर आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि वहां आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे टेस्ट किया जाता है, और वो 15 क्वालिटीज अगर आप में हैं या आप उनको मास्टर कर लेते हैं या उन पे आप खरे उतरते हैं,
तो मुझे नहीं लगता आप जिंदगी के किसी पहलू में भी कभी विफल होंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें बताई हैं सर। कोई ऐसी आपकी प्राउडेस्ट मेमोरी ओवरऑल आपकी आर्मी लाइफ की जिसको मतलब फील करके आपको ऐसा लगा हो, हाँ बस यही दिन का इंतजार था? देखिए, जो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए था तो वो कारगिल वॉर था। और हर सैनिक के लिए यही उसकी तमन्ना होती है, यही उसकी सारी जिंदगी की तपस्या होती है कि वो युद्ध में जाए। तो मुझे खूब याद है, मैं मथुरा में पोस्टेड था, मेजर था उन दिनों, और एक यूनिट कमांड कर रहा था। तो मैं पीटी के बाद आया तो अपनी कॉफी पी रहा था, तो मुझे एक फोन आया कि साहब, जनरल साहब का टेलीफोन है। तो मैंने टेलीफोन उठाया भाग के तो मैंने सोचा किसी सीनियर ऑफिसर का फोन है। तो जैसे ही मैंने फोन उठाया तो मुझे पता लगा कि ये तो मेरे फादर की आवाज है, और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा क्या? कहता तुम्हारा ट्रांसफर कारगिल हो गया है। तो मैंने कहा जी बहुत खुशी की बात है। तो कहता अब तुम्हें जल्दी ही कश्मीर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कब? कहता है अगले 48 घंटे में। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन और मोहलत मिल सकती है, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर जो आगरा में रहती थी गांव में, क्योंकि मेरा बचपन और बुनियादी तालीम उनकी देख रेख में हुई थी। तो मैंने कहा था कि मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, उनकी तबीयत खराब है, तो मुझे अगर एक दिन की और मोहलत मिल जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी ग्रैंड मदर को मैं देख लूंगा, आप मदर इंडिया की देखभाल करें। और मुझे जाने के आदेश हुए, और मैं 48 घंटे में अपना दिल्ली रिपोर्ट किया, और वहाँ से बाई एयर हमको श्रीनगर ले जाया गया। और फिर कश्मीर में पहुँचते ही हमें अपना जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो समझाया गया, और हमें वहाँ के लिए रवाना कर दिया गया। तो इस युद्ध में भाग लेना मेरे लिए दो अकाउंट्स पे बहुत ज़रूरी था, और बहुत मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखता है। पहली बात, ये आदेश मुझे मेरे फादर से मिले, जो सेना में उस समय जनरल थे। और ये भी मेरे लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि मैंने ये युद्ध लड़ा, और भारत की उसमें विजय हुई। मेरा भी छोटा सा योगदान था उसमें। और ये भी इतिहास में बड़ा ही सिंगुलर ऑनर है कि फादर और सन दोनों इस लड़ाई में तैनात थे, और उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया। तो ये मेरे लिए एक बड़ा ही गौरवशाली मोमेंट था मेरी जिंदगी का। सर, हम लोग प्राउडेस्ट मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो मेमोरी की बात कर रहे थे, तो आप बताया कि कारगिल युद्ध में आप शामिल थे, आपके फादर शामिल थे और आप भी थे, और हम सफल भी हुए थे उस युद्ध में। मदर इंडिया की भी हमने बात की। एक फैमिली ऑरा हमने शेयर किया, तो उसमें माँ को नहीं भूल सकते। आपके अपब्रिंगिंग में आपका माँ का क्या योगदान था? क्या वो ऐसी सीख आपको देती थी जो आपको याद है अभी भी? देखिए, जो मदर का रोल होता है, मदर इज वेरी रिस्पॉन्सिबल इन शेपिंग लीडर्स, क्योंकि जो लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आती हैं, और जो मदर और चाइल्ड का रिश्ता होता है, वो लव एट फर्स्ट साइट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि जैसे ही बच्चा इस पृथ्वी पे आता है, तो सबसे पहला उसका जो कनेक्ट होता है वो मदर से होता है। और उसको जन्म लेने से पहले ही मदर और चाइल्ड का एक ऐसा कनेक्ट होता है, और तभी ये कहा जाता है कि जब लेडीज कंसीव कर चुकी होती हैं, तब उनसे ये कहा जाता है, या उनको ये बताया जाता है कि आप अच्छे विचार आपके मन में होने चाहिए, आपको अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, आपको अच्छी जो संगत है उसमें आपको बैठना चाहिए, या जो सत्संग है, या इस तरह की चीजें। क्योंकि उसकी जो सीख है वो मदर की हमेशा वोम से लेके टोम तक हमेशा रहती है। क्योंकि आप कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए आप बच्चा ही रहते हैं। आपको याद होगा जीजाबाई ने जब शिवाजी को कंसीव किया था, तो उससे पहले ही उन्होंने एक इस तरह का खाका बना लिया था कि मेरा जो आने वाला बच्चा है इस पृथ्वी पे, वो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर मदर
पहले 5 साल में जिस तरह बच्चे का डेवलपमेंट होता है, 70% उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज आती है वो मदर से आती है। अभी आपने देखा होगा कि जो 5 साल का जो एज फिक्स किया था, ये कोई मैजिक फिगर नहीं था। उसमें इसलिए किया था क्योंकि बच्चे का जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है वो पहले 5 साल में होता है, और करीब 70% उसका डेवलपमेंट जो है वो मदर से आता है, या मदर का रिफ्लेक्शन उसमें होता है। मेरी मदर ने भी काफी इस तरह की टीचिंग्स हमें दी, या इस तरह की जो सिखलाई दी, जिससे हमें जिंदगी में, और खास तौर से जो मिलिट्री लाइफ है उसमें काफी हमेशा हमें उसका फायदा हुआ। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ उनका। वो अपने जिंदगी के आखिरी 5 साल में कैंसर से लड़ रही थी। शी वॉज ए कैंसर वॉरियर। और मुझे याद है कि एक बार उनको कीमोथेरेपी के बाद ऊपर ले जाना था। चेयर पे कुछ जवान उनको ऊपर ले जा रहे थे, क्योंकि वहां लिफ्ट नहीं थी। उस थोड़ी बार देखा उन्होंने कि जवानों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने उन सबको बोला तुम साइड में हटो। उनकी हालत काफी खराब थी, काफी नाजुक थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, एक सैनिक की माँ हूँ, मैं आराम से ऊपर चढ़ जाऊं। तो इस तरह का जो डिटर्मिनेशन था, इस तरह की जो उनके अंदर जो कष्ट सहने की शक्ति या दूसरों के लिए कंसिडरेशन, वो बहुत था उनके अंदर, और वो हमने उनसे ही सीखा। क्योंकि आप ये देखिए, एक लेडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए केश होते हैं। कीमो हुई तो उनके बाल गिरने शुरू हो गए। तो एक दिन हमने हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया और हम सब काफी भावुक हो गए कि ये केश उनको उतारने पड़ेंगे। उन्होंने कहा उनको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई विल बी लाइक ए बॉल्ड ब्यूटी। एकदम मेरा एकदम सर एकदम उस तरह फेर दूँ। तो इस तरह का डिटर्मिनेशन, इस तरह का जो जज्बा जुनून उनमें था, वो हम सारे बच्चों ने उनसे सीखा। बिल्कुल सर, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। और वो कहते हैं ना कि माँ जैसा और कोई नहीं होता। हम बहुत सारी चीजें अपनी माँ से ही सीखते हैं, स्ट्रांग होना, सारी चीजें। सर अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आप ऑपरेशंस में रहे, डिजास्टर मैनेजमेंट में रहे, बहुत सारी चीजों को सर, बहुत सारी चैलेंजेस को आपने फेस किया होगा। तो आज के यूथ के लिए आप सर क्या ही बताना चाहेंगे कि आज के टाइम में किस तरीके से चीजों को देखना चाहिए, और जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि कोरोना का टाइम भी चला है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज रही हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा। अगर यूथ की बात की जाए तो डिमोटिवेशन बहुत रहा है, तो किस तरीके से सर उन्हें मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? देखिए युक्ता, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। और देखिए, हर जो स्टॉर्म आता है या कोई इस तरह का तूफान आता है, तो ये लाजमी नहीं है कि वो आपका रास्ता रोकने के लिए ही आए। कई तूफान ऐसे भी आते हैं जो आपका रास्ता साफ कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में इसमें देखना पड़ेगा। और देखिए, पेंडेमिक के नुकसान ज्यादा रहे हैं, लेकिन इसका मैं सबसे बड़ा फायदा आप बताता हूँ। देखिए, आप और हम अगर ऑनलाइन बात कर रहे हैं, अदरवाइज अगर पेंडेमिक नहीं होता तो शायद मुझे आपके स्टूडियो में आना पड़ता। तो जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है, उसका जो टारगेट था वो 2030 था। लेकिन आपको सबको पता है, और आपको सबको जान के ताज्जुब होगा कि 3 महीने के अंदर हर इंसान तकरीबन बिल्कुल टेक सेवी हो गया। और चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर आदमी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करने लगा, ऑनलाइन इंटरव्यूज देने लगा, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने लगा। रही बात रोजगार की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, देखिए अगली जो सेंचुरी है वो भारत की सेंचुरी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह का ह्यूमन कैपिटल भारत में है, शायद ही किसी देश में होगा, क्योंकि वी आर ए यंग नेशन। हमारे पास अगर आप देखिए 352 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, तो 52% स्टूडेंट्स भारत के हैं। और जो आजकल एंट्री लेवल जॉब्स हैं उनमें काफी इजाफा होगा। लेकिन इसमें आपको जो चीज देखने वाली बात है कि आपका जो अपस्किलिंग है, रीस्किलिंग है, या जो हाइब्रिड स्किलिंग है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब हम पहले जॉब सिक्योरिटी की बात करते थे, ठीक है, लेकिन अब हमें जॉब सस्टेनेंस की बात करनी पड़ेगी। भारत में जॉब्स की कभी कभी नहीं होगी। देखिए, किसी भी देश के लिए जीडीपी का जो 60% हिस्सा है वो सर्विस सेक्टर से आता है।
भारत में अगर पॉपुलेशन एक अभिशाप है तो ये इसका फायदा भी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी इसमें काफी बढ़ रहा है। अब मैं आपको 4-5 सेक्टर बताता हूं जहां हमें एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज हैं। फार्मा सेक्टर हो गया। देखिए, इंडिया में एक नई वेव चली है दैट पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग बेटर। अच्छे घरों में रहना पसंद करते हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इजाफा हुआ है, तो वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। पीपल हैव स्टार्टेड ईटिंग बेटर। लोग अब अच्छा फाइन एंड डाइन, लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, तो आपका जो केटरिंग या हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ होगी। पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग बेटर। आप ये देखिए, लोग जो कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर्स या इस तरह के हैं, लोग एक अच्छा खासा आजकल पैसा स्पेंड करते हैं इन लुकिंग बेटर। तो जो लुकिंग बेटर इंडस्ट्री है वो भी आपकी 350 मिलियन की इंडस्ट्री है, तो इसके अंदर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी आएंगी। और पीपल हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग बेटर। तो ये जो 5 सेक्टर्स हैं आपके, इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एंट्री लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन जो हमारा यूथ है उसको थोड़ी सी एडेप्टिव लीडरशिप की आवश्यकता है, उसको गाइडेंस की आवश्यकता है, जहां उसको अपस्किलिंग, रीस्किलिंग या इस तरह की चीजें उसको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी और अपने आप को फ्यूचर फिट करना पड़ेगा, जिससे वो जो एनवायरनमेंट है, जो इथॉस है, उसके हिसाब से अपना काम कर सके। बिल्कुल सर, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपने बताई हैं, किस किस तरीके से अपनी यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, पैंडेमिक को एक नेगेटिव थॉट में ना लेकर आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, ये जो 2 फोटोग्राफ्स आपके पीछे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप आपके फादर और ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा कुछ, फोटोग्राफ्स के जरिए कि कौन है? हाँ, ये फोटो मेरे फादर की है, क्योंकि वो सेना में जनरल थे और हाल ही में उनका देहांत हुआ। और उन्होंने इस आगरा मंडल में या आगरा पूरे ग्रामीण अंचल में काफ़ी यूथ को मोटिवेट किया, एम्पावर किया। वो एक एकेडमी भी चलाते थे जहां लोगों को वो ट्रेन किया करते थे कि सेना में कैसे आप अधिकारी बन सकते हैं, सेना में कैसे सैनिक बन सकते हैं। तो वो उनकी तस्वीर है और वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनकी तस्वीर ऊपर है और नीचे मेरी तस्वीर लगी हुई है। तो जी, और मेरे ग्रैंडफादर भी आगरा में उनका विश्व जो युद्ध हुए थे उनमें काफ़ी अच्छा योगदान था। और यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं भी आजकल इसी में सीईओ हूँ, कैरियर नेविगेटर्स में। आगरा में एक एकेडमी चलाता हूँ जहाँ ग्रामीण एनसीसी या जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हो गए, उनके बच्चों को फ्री कोचिंग देता हूँ। और बाकियों के लिए भी बड़ी मिनिमल जो मैंने फीस रखी है उन बच्चों का, क्योंकि देखिए, हमने तो अपनी इनिंग्स खेल ली, अब हम जितना सोसाइटी को दे सकें, शायद सोसाइटी का जो कर्ज है उसको हम अदा कर सकते हैं। और कोई भी मेरे जो इंस्टीट्यूट में है उसमें आ सकता है, उस गाइडेंस ले सकता है, और मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं उसके कंधों पे सितारे देखूंगा। और क्योंकि न वो आगरा का नाम रोशन करेगा, पूरे प्रदेश का और पूरे देश का नाम रोशन करेगा, और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। और ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे पिता जनरल पुरुषोत्तम दत्त और मेरे जो दादा थे पंडित कालका प्रसाद शर्मा, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें बताई सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज आपकी मैंने जानी। और ओवरऑल सर, आपसे बात करके मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं किसी डिफेंस पर्सन का इंटरव्यू लेती हूँ तो मुझे खुद मेरी प्राउडेस्ट मेमोरी हो जाती है वो। और सर, अभी टाइम की कमी है, यू हैव ऑल्सो अनदर इंटरव्यू, सो सर हम इसको यहीं एंड करते हैं। सर, सफलता टॉक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Yukta, for an interactive session. It was really very nice and very good questions you asked. Jai Hind, Jai Bharat.